अंदर तो एक तो आपको याद होगा आपने कल्चर उसके जो डाई फंक्शंस ऑफ द कल्चर पढ़े थे, फिर JSS का J&S का जो है वो कल्चरल वेब पढ़ा था और शेन की थ्योरी पढ़ी थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये थॉमस हैंडी की थ्योरी है। ये वही थॉमस हैंडी है जिसका आपने डेफिनेशन पढ़ा था, द वे वी डू द थिंग्स अराउंड हियर। ये डेफिनेशन उसी की थी कल्चर की। तो इज़ अ की राइटर, इज़ अ बिग राइटर। और इसके बाद हॉफस्टेड की थ्योरी है। ये दोनों बड़ी पावरफुल थ्योरी हैं कल्चर के हवाले से, और ये सिर्फ यहाँ नहीं एड्रेस होती। जब भी कहीं कल्चर की बात होगी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, आप किसी कॉन्फ्रेंस में हो, आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो इन दोनों का जिक्र बहुत बार बार आएगा। जैसे मोटिवेशन में है ना कि मैस्लो का और हेसबर्ग का जिक्र लाजमी आना है, इसी तरह कल्चर के हवाले से हैंडी का और हॉफस्टेड का इंटरनेशनल बिजनेस में भी बहुत जिक्र आता है। अच्छा, तो चलिए हम बात करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं थॉमस हैंडी के हवाले से। थॉमस हैंडी की जो थ्योरी है, इट्स नोमिनेटेड विद द 4 ग्रीक गॉड्स। जो 4 यूनानी खुदा हैं उनके नाम से इसको चलाया गया है। अच्छा, यही इसकी एक यूनिकनेस है जिसकी वजह से काफ़ी पॉपुलर हुई है कि 4 यूनानी खुदाओं के नाम से 4 कल्चर क्रिएट किए गए, और उनके ग्रीक नेम भी हैं और उनके जो हैं वो ब्रिटिश नेम भी हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, तो इनके ब्रिटिश नेम भी हैं और इनके ग्रीक नेम भी हैं। देखते हैं वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले जो नाम यूज़ किया जाता है वो अपोलो है, एथना है, ज़्यूस है एंड डायनासिस है। इन चारों कल्चर को डिफरेंट जो यूनानी खुदा है, मैंने उनकी पिक्चर्स भी ली हैं, इतनी अच्छी नहीं आई मेरे से, तो मैंने वो लगाई हैं कि आपको पता चले कि ये 4 यूनानी खुदाओं के नाम से 4 कल्चर क्रिएट किए गए। इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कल्चर जो है उसको हम कहते हैं डेट्स अ टास्क कल्चर। लेकिन बहरहाल चारों ही प्रिवेल करते हैं। जैसे जस्ट अ मोमेंट, पेन किधर गया यार। ये जो ज़्यूस है इसको आप यूनानी में लिखते हैं ZEUS, ज़्यूस, लेकिन हम इसको अपनी ज़ुबान में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में हम इसको पावर कल्चर का नाम देते हैं। यूनानी खुदा का नाम ज़्यूस है, एक इसके नाम से कल्चर है। अच्छा, और ये जो दूसरा कल्चर है जिसको हम कहते हैं अपोलो, तो अपोलो जो है हमारे जो ब्रिटिश वर्ड है उसके अंदर, या हमारी इंग्लिश ज़ुबान में ये कहलाता है रोल कल्चर। तो अभी हम इसके सिर्फ नाम देख रहे हैं, नाम देख रहे हैं। अब जो आपका थर्ड वन है जिसको आप एथेना कहते हैं, एथेना। सो एथेना इज़ अ नेम ऑफ टास्क कल्चर, यह आपका टास्क कल्चर है। और जो आपका चौथा कल्चर है इसको हम डायनोसिस कहते हैं। ये जो डायनोसिस इसका यूनानी नेम है और हम इसको कहते हैं, दिस इज़ व्हाट वी कॉल डायनोसिस। तो डायनोसिस का जो मतलब हम लेते हैं, पर्सन कल्चर। तो ये बच्चों इसके 4 नेम हैं। अपोलो रोल कल्चर है, ज़्यूस पावर कल्चर है, एथेना टास्क कल्चर है, डायनोसिस पर्सन कल्चर। अब हम इन चारों कल्चर्स को ब्रीफ करते हैं वन बाय वन। तो ये जो ऊपर वाले नाम हैं ये इनके यूनानी खुदाओं के नाम हैं जिनसे इन्होंने इन कल्चर्स को तशबीह दी है। ठीक है। अच्छा, आने चाहिए, अगर ये एग्ज़ाम में आप लिखेंगे तो यू विल गॉट मोर ग्रेड, आपको ज़्यादा अच्छा ग्रेड मिलेगा।
तो बेशक वो इंग्लिश नेम लिखे, आप उसको एक्सप्लेन करें कि अगर वो कहता है रोल कल्चर तो यू कैन एक्सप्लेन दिस कल्चर इज़ नॉमिनेटेड विद द ग्रीक गॉड अपोलो। अगर वो कहता है पावर कल्चर और आप कहते हैं दिस कल्चर इज़ नेम्ड विद द ग्रीक गॉड ज़्यूस। अगर वो कहता है टास्क कल्चर तो आप उसे बताएं कि इट इज़ नेम्ड विद द ग्रीक गॉड एथना। एंड अगर ये पर्सन कल्चर है तो आप उसको बताएं कि इट इज़ अ नेम्ड विद द ग्रीक गॉड डायनोसिस। ये आप एक्सप्रेस करेंगे, नंबर अच्छे ले लेंगे। अच्छा, अब चलते हैं वन बाय वन बात करते हैं आपके साथ। सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ जिसको आप ज़्यूस कह रहे थे, दिस वन। इसको नंबर 1 पे रख लेते हैं ज़्यूस। इसको नंबर 2 पे कर देते हैं रोल कल्चर। इसको नंबर 3 पे कर लेते हैं। इसको नंबर 4 पे कर देते हैं। तो इसकी अब मैं यही तरतीब रखूँगा। नंबर 1 ज़्यूस कल्चर, पावर कल्चर। पावर कल्चर वी नो, मैंने पहले कह दिया इस नेम्ड विद द ग्रीक गॉड ज़्यूस। बट कहाँ पाया जाता है? ये उस जगह पाया जाता है जहाँ पर सिंगल एंटरप्रेन्योर छोटा बिजनेस रन करता है और वो मैनेजर भी है और वो एंटरप्रेन्योर भी है। वो मैनेजर भी है और वो एंटरप्रेन्योर भी है, वो दोनों हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पावर कल्चर है। क्यों? देखिए यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस there is one single source of power and influence। यहाँ पावर और इन्फ्लुएंस की सिर्फ एक ही ताकत है, एक ही शख्स है, एक ही एंटिटी है, एक ही फर्द है जिसके पास पूरी की पूरी ताकत है कि वो अपनी बात को मनवा सकता है। किसके बल पे? क्लियर लिखा है, अपनी ताकत के बल पे, अपने जोर के बल पे, अपने इन्फ्लुएंस के बल पे। तो हम ये कहते हैं कि देयर इज़ वन मेजर सोर्स ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। इस ऑर्गेनाइजेशन में ताकत का सरचश्मा, इस ऑर्गेनाइजेशन में पावर का सरचश्मा सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है। और वो शख्स कौन है? ही इज़ द ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर है और इसकी आदत है कि ये हमेशा एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहता है। अब आपके लिए एब्सोल्यूट कंट्रोल का वर्ड कोई नया वर्ड नहीं है। इज़ अ वन सोर्स ऑफ पावर हु इज़ द ऑनर ऑफ द बिजनेस। ही वांट्स एन एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर ऑल द थिंग्स। वो स्ट्राइव करना चाहता है, वो मेंटेन करना चाहता है एब्सोल्यूट कंट्रोल। अब सवाल मैंने बता दिया, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है? ये सिंगल एंटरप्रेन्योर फर्म हो सकती है विच इज़ एन एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर। इसलिए मैंने स्ट्रक्चर पहले पढ़ा दिया था कि ये एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर में पाई जाती है। एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर आप बच्चे जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर कौन सा होता है बच्चों? जिसके अंदर एक बिज़नेस का मालिक होता है और वही बिज़नेस का क्या होता है? वही बिज़नेस का मैनेजर होता है। मालिक भी वही है बिज़नेस का और मैनेजर साहब भी वही हैं। तो जब मैनेजर साहब और मालिक साहब एक ही हों तो हम इसको कहेंगे ये पावर कल्चर है। तो पावर कल्चर इज़ फाउंड इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज़ ओनली वन सिंगल सोर्स ऑफ पावर एंड ही इज़ द एंटरप्रेन्योर। अच्छा, आसान सी एग्जांपल इसकी कौन सी हो सकती है? द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसकी मिसाल क्या हो सकती है? तो आपकी गली के कॉर्नर पे एक छोटा सा स्टोर होगा। कभी आपने देखा हो छोटा सा स्टोर गली की नुक्कड़ पे, या पान की दुकान, या पर्टिकुलरली द स्ट्रीट कॉर्नर स्टोर्स, जनरल स्टोर्स इन विच देयर आर 2 or 3 एम्प्लॉयज़। 2 या 3 एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक मालिक होता है। तो ये उसका कल्चर है। एक मालिक है, वो स्टोर चलाता है, वो तमाम चीज़ों पे एब्सोल्यूट कंट्रोल रखता है और वो बिज़नेस का मालिक है। तो वहाँ पे ज़्यूस कल्चर चलता है, यूनानी खुदाओं का ताकत का कल्चर, पावर का कल्चर। तो इज़ अ पावर कल्चर। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे चीज़ों को क्विक रिस्पॉन्स दिया जाता है, फ़ौरन। ए पावर कल्चर बेस्ड ऑन ट्रस्ट।
ट्रस्ट पे बेस करता है। एक बॉस है, मालिक है, हर चीज़ उसके गिर्द मनूवर करती है। हर इंसान जो है काम की बजाय उसे खुश करना चाहता है। तो बॉस है ट्राई टू इन्फ्लुएंस हिज पावर एंड फोर्स, ठीक है, एंड हिज क्रिज्मा टू एवरीवन, और हर बंदा जो है वो उसको खुश करना चाहता है। यहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत कम होते हैं, चंद एक प्रोसीजर्स होते हैं जिसको वो चेंज नहीं करता, बाकी जो वो कह दे एवरीथिंग व्हाटसोएवर ही आस्क्ड दैट इज द ऑर्डर ऑफ द डे, जो उसने कह दिया वो ऑर्डर ऑफ द डे है। तो मैं अपनी बातों को ज़रा रिपीट कर लेता हूँ, बातें ज़रा लंबी हो गई हैं। कि जी ज़्यूस कल्चर एक ऐसी फर्म का कल्चर है जहाँ एक मालिक है और वही मैनेजर है। ये स्मॉल बिजनेस में एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर है, या हमारी गली के कॉर्नर का ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पर 2-3 मुलाजिम और एक मालिक है, और वो एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहता है, वो हर ऑर्डर मनवाता है। देयर आर अ फ्यू रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ टाइप ऑफ द काइंड whatsoever he said that's the order of the day and everybody's works to make him happy। हर बंदे का बुनियादी मकसद ये है कि इन साहब को किसी तरह खुश कर दिया जाए, अगर ये खुश हो गए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। तो बच्चों ज़्यूस कल्चर की आपको समझ आई है तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए, और एग्जाम्पल्स पर्टिकुलरली अगर क्लियर हैं, चूँकि हमें ये इस तरह से नहीं आना कि राइट डाउन ब्रीफ डाउन द पावर कल्चर, ये पहले आता था। अब तो मसला ये है कि स्टेटमेंट्स लिखी होंगी और हमें उसमें से ढूंढना होगा कि पावर कल्चर कौन सा है, ठीक है। तो इसलिए वी कैन एक्सपेक्ट अ लिटिल केस स्टडी टाइप ऑफ द क्वेश्चन और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा जी, अब चलते हैं, बात कर लेते हैं दूसरे कल्चर में। दूसरा कल्चर जो हमने तरतीब तय की थी उसके मुताबिक दूसरा कल्चर जो हमने पढ़ना है वो है रोल कल्चर। रोल कल्चर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कल्चर। इन दिस पर्टिकुलर कल्चर क्या होता है कि इस पर्टिकुलर कल्चर में जो है पीपल डिस्क्राइब देयर जॉब बाय इट्स ड्यूटीज, नॉट बाय इट्स पर्पस। लोग इसके पर्पस से इसे नहीं पहचानते बल्कि इसकी ड्यूटीज से पहचानते हैं। असल में ये एक ब्यूरोक्रेसी है, स्ट्रिक्ट रूल्स और प्रोसीजर का कल्चर है। ये एक ऐसा कल्चर है जो स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस का कल्चर है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है। हर इंसान को कस दिया गया है कानूनी शिकंजे में, हर इंसान को टाइट कर दिया जाता है रूल्स एंड रेगुलेशन में। अच्छा, खूबी की बात यह है कि यहाँ पर किसी इंसान से उसका नाम पूछें वो अपना नाम नहीं बताता। इस ब्यूरोक्रेटिक कल्चर में गाड़ी रोक के किसी से पूछे ना तुम कौन हो, तो ये नहीं कहेगा मैं आबिद हूँ, वो ये नहीं कहेगा मैं जो हूँ एहसन हूँ, या मैं मोहम्मद हनीफ हूँ या मोहम्मद हसान हूँ, वो कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा आई एम डिप्टी कमिश्नर, आई एम ब्रिगेडियर, आई एम कर्नल। तो ये एक ऐसा निज़ाम है जहाँ पर लोग जो हैं यानी पीपल डिस्क्राइब देयर जॉब बाय इट्स ड्यूटीज़ नॉट बाय इट्स पर्पस। वो पर्पस से नहीं जाने जाते बल्कि वो अपनी ड्यूटीज़ बताते हैं कि मैं कमिश्नर हूँ, मैं। इसीलिए तो है ना, देखिए वो अपने रोल को इतना अहम समझता है कि वो अपने नाम की अहमियत नहीं जानता, अपनी शख्सियत की अहमियत नहीं जानता। वो जवेद नहीं है, वो लतीफ़ नहीं है, वो डिप्टी कमिश्नर, वो ब्रिगेडियर है, वो जर्नल है। तो लिहाजा यहाँ पे पीपल आर नोन बाय देयर ड्यूटीज़ नॉट बाय द पर्पस। इसलिए कि यहाँ रूल्स और रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है। तो ज़रा एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या यहाँ हम एक दूसरे के काम में मुदाखलत कर सकते हैं या तजावीज़ दे सकते हैं? शाबाश। कैन वी पार्टिसिपेट इन द रोल ऑफ द अदर पर्सन? जी नो। क्यों नहीं कर सकते? चूँकि यहाँ ब्यूरोक्रेसी है यार। ब्यूरोक्रेसी का मतलब ही है कि यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन है
एंड द स्ट्रक्चर डिटरमन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ स्ट्रक्चर बताएगा तुम्हारी अथॉरिटी क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एंड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन हायरार्की एंड स्टेटस। जूनियर की क्या ज़रूरत है कि वो हमें मशवरे दे, जूनियर की क्या ज़रूरत है कि हमें तजावीज़ दे। हमने कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर बनाए हुए हैं, उसको उसके तहत चलना है, और अगर उसने तजावज़ किया ज़रा सा भी तो उसकी हमारे हाथों खैर नहीं है। लिहाजा we will never let a person do anything if he not work according to our willingness। अगर उसने हमारी willingness के मुताबिक काम ना किया तो फिर you see हम क्या करते हैं। अच्छा, उसके बाद है मोर फॉर्मल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ज़्यादा फॉर्मल होनी चाहिए। क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपका, कंपेयर्ड विद पिरामिड ऑफ बॉक्सेस। के पिरामिड ऑफ बॉक्सेस से हट के साथ, यानी क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन विद ए पिरामिड ऑफ बॉक्सेस। बॉक्सेस के अंदर अंदर, मैं कहने लगा था बॉक्सेस से हट के, नहीं सॉरी, बॉक्सेस के अंदर अंदर जो हायरार्की है ना, ना दाएं ना बाएं, उसके अंदर अंदर जो पिरामिड के अंदर है वही काम करना है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, ओल्ड एंड ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने बड़े ज़रूरी हैं। अब अभी मैंने आपको मिसाल दी थी कि जो कॉर्नर का ग्रोसरी स्टोर है वहाँ कल्चर कौन सा है? शाबाश। जो कॉर्नर का ग्रोसरी स्टोर है वहाँ कल्चर कौन सा? शाबाश बच्चों जी, शाबाश। वहाँ पे कौन सा कल्चर है? वहाँ पे पावर कल्चर। लेकिन एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर हो तो वहाँ कौन सा कल्चर होगा? बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर हो, 7 फ्लोर्स हों उसके, और उसके अंदर ग्रोसरी भी हो, उसके अंदर इंटीरियर डेकोरेशन का सामान हो, उसके अंदर कॉस्मेटिक भी हो उसके अंदर, तो वहाँ क्या बन जाएगा? वो चूँकि बड़ा हो गया साइज़ में, लिहाजा रूल्स और रेगुलेशन, यहाँ से चीज़ खरीदो, वहाँ जाके चिट बनवाओ, वहाँ जाके पेमेंट करो, वहाँ से तुम्हें चीज़ मिलेगी। तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से वहाँ रूल्स और रेगुलेशन स्ट्रिक्ट होंगे। अच्छा, एक और मिसाल अगर आपसे पूछी जाए कि अगर हम कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या स्कूल चला रहे हैं तो वहाँ कौन सा कल्चर आप रखेंगे? पावर कल्चर रखेंगे या रोल कल्चर रखेंगे? दोनों में से अगर चॉइस करूँ मैं, आप स्कूल चला रहे हैं तो वहाँ भी रोल कल्चर रखेंगे। क्यों? कि हम नहीं चाहेंगे कि कोई टीचर कोर्स आउटलाइन से अवॉइड करे, चूँकि कोर्स आउटलाइन से अवॉइड करेगा तो बच्चे पास कैसे होंगे, इसलिए वहाँ पे भी हम रूल्स का ख्याल रखेंगे। अच्छा चलिए, अगर मैं कहूँ पाकिस्तान रेलवे, तो पाकिस्तान रेलवे में कौन सा कल्चर है जी? पाकिस्तान रेलवे में कौन सा कल्चर है? पाकिस्तान रेलवे में भी रोल कल्चर है। भाई पाकिस्तान रेलवे में रोल कल्चर क्यों रखा हुआ है आपने? सोचिए ज़रा। इसलिए कि अगर हम ड्राइवर साहब को रोल कल्चर में नहीं बांधेंगे, वो गए यार मुझे ना आज दिल चाह रहा था मरी वाली साइड पे निकलने को, तो मुझे उधर का ट्रैक पसंद आ गया, उसने सोचा ही नहीं पैसेंजर किधर जाने, वो मरी लेके निकल गया। उसने कहा जी उधर मेरी बुफो मेरा इंतज़ार कर रही थी, मैं उधर जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट क्यों रखे हुए? 2 ट्रेनें एक ही लाइन पे आ जाएं हैं और एक नया तमाशा बनाओ, तो इसलिए हमने उसको रूल्स एंड रेगुलेशन से स्ट्रिक्ट किया हुआ। इसका मतलब ये है कि ये कल्चर नहीं, ये मजबूरी भी होती है। ये कल्चर नहीं होता, ये मजबूरी भी होती है कि हमें उस निज़ाम को फॉलो करना पड़ता है। अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि स्ट्रक्चर और कल्चर कितने रेलेवेंट है आपस में। तो सिंपल ये हो गया कि छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, चंद एक एम्प्लॉयज़ है, पावर कल्चर। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशनल है, ट्रेडिशनल है, रवायती है, ह्यूज इन साइज़ है, आर्मी है, रेलवे है, स्कूल है, या कोई गवर्नमेंट का बड़ा इदारा है, तो वहाँ हम रोल कल्चर को फॉलो करेंगे, अपोलो कल्चर। अच्छा जी, लेकिन मसला ये है कि बाज़ जगह पर हमें काम लेना पड़ता है टीम से, यानी टीम्स बनानी पड़ती हैं और हमें काम लेना पड़ता है टीम से। तो जहाँ टीम्स होती हैं वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन नहीं चल सकते।
कि हम क्रिकेट टीम ग्राउंड में हैं और हम उन्हें कहें नहीं, रूल ये है कि छठे बॉल की यानी तीसरे ओवर की छठी गेंद पे तुम स्लिप में खड़े होगे और ख़बरदार दाएं से पाएंगे, तो वहाँ पे नहीं जाएगा। रिसर्च टीम है, प्रोजेक्ट टीम्स हैं। प्रोजेक्ट कौन कौन से होते हैं? प्रोजेक्ट सिविल प्रोजेक्ट होते हैं बिल्डिंग्स के, मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं गाड़ी डिज़ाइन करने के, अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के। तो ऐसी सूरत में हम प्रोजेक्ट टीम्स लेकर चलते हैं। प्रोजेक्ट टीम्स का कल्चर यकसर मुख्तलिफ है रोल कल्चर से। रोल कल्चर में तो आप काम से पहचाने ही नहीं जाते, आप अपने डेजिग्नेशन से पहचाने जाते हैं कि मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ, मैं कर्नल हूँ, मैं मेजर हूँ। लेकिन टीम बिल्कुल इसके बारक्स है। टीम में इंसान की पोजीशन डिस्क्राइब होती है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स। फ़र्ज़ कीजिए मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में खेलने जाता हूँ, ठीक है जी। फॉर ए मोमेंट फ़र्ज़ कर लीजिए मेरी उम्र 16 साल है और मुझे छठे नंबर पे भेजा जाता है और मैं वहाँ जाके 100 स्कोर कर देता हूँ। फिर दूसरे मैच में जल्दी विकेटें गिरती हैं, फिर मैं 100 कर देता हूँ। तो तीसरे मैच में कप्तान को खुद ख्याल आएगा कि यार जब मैं 4 विकेटें गवा के इसको भेज रहा हूँ तो मैं ऐसा क्यों नहीं करता कि बैटिंग ऑर्डर में इसे ऊपर ले जाऊँ। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 4 विकेटें गवा के मैं छठे नंबर पे खेलने जा रहा हूँ, तो वो कि यार 6 विकेटें गवा के जो मैंने मुसीबत में पड़ना है, तो मैं क्यों ना ऐसा करूँ, इसको पहले ही भेज देता हूँ, तो वो मुझे शायद 1 डाउन या 2 डाउन भेजना शुरू कर दे। मैं मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, वो देखता है यार एक दफ़ा ओपनर आउट हुआ है, नई गेंद को भी इसने बड़ा अच्छा खेला है, फिर भी स्कोर किया है। तो जैसे जैसे मैं स्कोर करता जाऊँगा वो मुझे ओपनिंग बैट डिक्लेयर कर देगा। वो कहेगा अच्छा यार ये ओपनर हमेशा एक आउट हुआ होता है, तो इसकी जगह हम बशर को भेज देते हैं, ये नई बॉल भी अच्छी खेल लेता है। तो इसका मतलब टीम में आपकी पोजीशन बनेगी आपके काम से। दूसरा, नथिंग इज़ अलाउड टू गेट इन द वे ऑफ टास्क अकम्पलिशमेंट। किसी चीज़ को इजाज़त नहीं कि टास्क अकम्पलिशमेंट के रास्ते में खड़ा हो जाए। भाई वर्ल्ड कप सर पे है और एक बंदा स्लिप में कैच पकड़ाया जा रहा है, हमारे पास 2 ही हल है, या तो हम उसको रीट्रेंड करें, और अगर हम रीट्रेंड नहीं कर सकते तो फिर क्या करें? भाई टीम को तो विक्ट्री चाहिए, तो हम क्या करेंगे? रीट्रेंड नहीं कर सकते तो फिर शाबाश, रीट्रेंड नहीं कर सकते तो फिर उसको रिप्लेस करें। क्या ख्याल है? तो वी हैव 2 ways, आइदर टू रीट्रेन द पर्सन और टू रिप्लेस द पर्सन। 2 ही काम है, और क्या हो सकता है? अच्छा, और पावर एंड रिस्पेक्ट आपकी मैटर करती है। आपका इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल आपका नॉलेज क्या है, आपके पास स्किल्स क्या हैं। जितना आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगा, स्किल्स ज़्यादा होंगी, उतनी आपकी रिस्पेक्ट भी ज़्यादा होगी। So your respect and knowledge is based on your knowledge, based on your position। तो ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाती है बात ये कि although structure exists but it is flexible and capable of being formed। ये फ्लेक्सिबल होता है। बड़े लोगों के लिए ये कोई कल्चर नहीं। एक बैट्समैन है, उसने इंजमामुल हक की किट पहनी हुई है, शर्ट पहनी हुई है, बारिश हो गई, शर्ट गीली हो गई, उसने बुलाया सकलैन को या मुश्ताक को कि यार तू अंदर आ जरा, यार प्लीज़ अपनी शर्ट दे दो। उसने वो शर्ट उसको दे दी। बड़े आदमी के लिए कोई रूल नहीं, चूँकि वो स्कोर कर रहा है, जो स्कोर कर रहा है वो ग्रीन के ऊपर वाइट हेलमेट भी पहन ले तो कोई बात नहीं। हाँ, एक बंदा है 10, 12, 14 स्कोर से ऊपर नहीं करता, वो वाइट पहन के जा रहा है, तो सारे पूछेंगे यार एक तो तू स्कोर नहीं करता, दूसरा पुट्ठे कम कर रहा है। लिहाजा कल्चर यहाँ मैटर नहीं करता। पर्टिकुलरली दिस कल्चर इज फाउंड इन द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है वहाँ पे ये क्यों पाया जाता है? क्योंकि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता ही टीम का स्ट्रक्चर है। आपको याद होगा, इसके एक तरफ जो होती हैं वो टीम्स होती हैं जो प्रोजेक्ट रन कर रही होती है, और एक तरफ फंक्शनल मैनेजर होते हैं, CEO इस तरफ होता है। तो ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का आइडियल कल्चर है, क्योंकि वो टीम्स का कल्चर।
ठीक हो गई जी बात। तो ये भी बच्चों क्लियर हो गया आपको? अगर क्लियर है तो जी लिख कर एंटर कर दीजिए। क्लियर जी? सो इट्स गुड, इट्स गुड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आ जाते हैं हम फोर्थ कल्चर की तरफ। फोर्थ कल्चर जो है हमारा वो है पर्सन कल्चर। पर्सन कल्चर जो है आप जानते हैं हम इसको डायनासिस कहते हैं, द ग्रीक गॉड डायनासिस। इसके अंदर एक शख्सियत की बड़ी अहमियत होती है। जो कहते हैं फैक्ट ये है कि पर्सन कल्चर कैरेक्टराइज बाय फैक्ट एग्जिस्टेंस सेटिस्फाइड अ रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स। कुछ खास इंडिविजुअल होते हैं, वो बड़े गुरु होते हैं और उनकी बड़ी अहमियत होती है। ये आमतौर पे नॉलेज बेस ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, जैसे बैरिस्टर का चैम्बर है, जैसे एनजीओज में पाया जाता है, जैसे हमदर्द लेबॉर्ट्री में आज भी हकीम सईद साहब आपको नज़र आ रहे होंगे। अगर वो नहीं भी हैं तो उनके असूल जो हैं बड़े आज भी नज़र आते हैं। आप हमदर्द लेबॉर्ट्री में चले जाएं कोई चीज़ लेने, अगर एक कॉफ सिरप जो है वो लेट्स सपोज 136 रुपीज़ का है, तो बकायदा आपको दो रुपये के 2 कॉइन वापस करेंगे के लिए ये जनाब ये 136 रुपये के। तो हकीम सईद साहब की रूह उसमें नज़र आती। तो यहाँ पे इंसान जो होता है ना, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटीज़ हैं, जो एनजीओज़ हैं, तो जो फाउंडर होता है उसकी शख्सियत पे बेस करती हैं। जो जो आर्ट गैलरीज़ हैं, जो सबसे बड़ा आर्टिस्ट होता है उसके सोच पे बेस करती हैं। जो बैरिस्टर का चैम्बर है, जो सबसे बड़ा बैरिस्टर या लॉयर होता है उसके ऊपर बेस करती हैं। तो लिहाजा एक स्मॉल हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल नहीं, स्मॉल हॉस्पिटल, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स क्लब, गेम्स, या ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक, पार्ट नॉट कंप्लीट। बैंक आमतौर पे रोल कल्चर से चलता है, लेकिन कोई ख़ास पार्ट के अंदर पर्सन कल्चर हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा हो जो बहुत ज़्यादा क्लाइंटेज लाता हो और उसकी सुनी जा रही हो। तो ये पर्टिकुलरली वो इदारे हैं या जहाँ पर के एक शख्स बड़ा प्रोमिनेंट होता है। अच्छा, अब इसको प्रोमिनेंट करने के लिए क्या किया जाता है? इसको प्रोमिनेंट करने के लिए किया जाता है कि उसको बड़ी गाड़ी देते हैं, उसको बड़ा ऑफिस देते हैं, उसको जो है वो बड़ा बिग साइज़ का जो है टेबल और बड़ा सा ऑफिस देते हैं, ताकि देखने वाले को अंदाज़ा हो जाए कि ये जो साहब है ना, इनकी आपने बड़ी रिस्पेक्ट करनी है और अगर इनको आपने छेड़ा तो फिर आप छिड़ जाएंगे। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि आपको इनके साथ चलना है या इनके पीछे चलना है, इनसे आगे नहीं आप चल सकते। अगर आप बहुत कारीगर आदमी हैं तो आप इनके पैरेलल जा सकते हैं, साथ साथ चल सकते हैं या पीछे चल सकते हैं। इनसे आगे अगर आप गए तो बस फिर आपकी जो है ना उस ऑर्गेनाइजेशन में मौत पक्की। तो लिहाजा ये हमें कल्चर क्यों पढ़ाए जा रहे हैं भाई? एज अ चार्टेड अकाउंटेंट हमें पता नहीं किस फर्म में ऑडिट करने का काम मिल जाए। हो सकता है एक बड़ी आर्ट गैलरी का मिल जाए, हो सकता है हमें हॉस्पिटल में ऑडिट का काम मिल जाए, हो सकता है हमें किसी ब्यूरो में मिल जाए, हो सकता है हमें किसी गवर्नमेंट ब्यूरो का ऑडिट करना पड़ जाए। तो लिहाजा ये हमें इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि पहले से सोच के जाना है कि वहाँ पे बिहेवियर कैसा होगा। भाई ऐसा ना हो हम चार्टेड अकाउंटेंट बन के हमें ही समझ ना आ रहा हो कल्चर कौन सा है, और फिर हमें कोई नॉन चार्टेड अकाउंटेंट आके बता रहा हो कि बेटा तुम्हें पता है तुम पाकिस्तान रेलवे का ऑडिट करने आए थे, तो ये ब्यूरोक्रेसी है। या हमें बता रहा हो कि बेटा तुम एक सॉफ्टवेयर हाउस का ऑडिट करने आए हो, सिस्टम ऑडिट करने आए हो, ये एक टास्क कल्चर। तो हमें कोई दूसरा ना बताए, बल्कि हम जब उस ऑर्गेनाइजेशन में जाएं हमें पहले से पता हो कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जहाँ पे जाके हमने ऑडिट करना है, और हम मेंटली पहले ही तैयार होके जाएं। तो ये इसका पर्पज़ होता है जो हमें ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है जी। तो ये बच्चों 4 कल्चर हैं। यहाँ तक समझ आई तो जी लिख कर एंटर कर दीजिए। और अगर किसी भी कल्चर में कोई भी वहाँ में कोई सवाल है तो आप ज़रूर मेरे से करें। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब यहाँ तक सवाल तो हो गया हमारा मुकम्मल। अब चलते हैं देखते हैं पहले के पहले पेपर में क्या सवाल आ रहे थे, अब क्या आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बैंक तो हमें ये बताता है, जो पुराना क्वेश्चन बैंक है, हाल तो क्या बहुत बदल गई चीज़ें। तो वो ये कहता है कि सवाल इस तरह से हो सकता है कि फोर कल्चर टाइप्स, ये तो हेडिंग था ना इसका, व्हाट डिड द हैंडी मीन बाय कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हैंडी का क्या मतलब है कल्चर से? तो हैंडी के वाले से आप जानते हैं, हैंडी कहता है द वे वी डू द थिंग्स अराउंड हियर, एंड ही सेड देयर आर 4 existence कल्चर इन द ऑल ऑर्गेनाइजेशन इन विच व्हाट आर
दैट्स द पावर कल्चर, रोल कल्चर, टास्क कल्चर एंड पर्सन कल्चर. Briefly describe the four culture identified by Handy given an एग्जाम्पल के 4 कल्चर बताने और उसकी एग्जाम्पल भी देनी है. एग्जाम्पल से मुराद है ऑर्गेनाइजेशन कोड करनी है कि पावर कल्चर एग्जिस्ट इन द एंटरप्रेन्योरल कल्चर लाइक ए स्मॉल स्टोर. ठीक है जी. रोल कल्चर एग्जिस्ट इन द ब्यूरोक्रेसीज लाइक अ बिग ऑर्गेनाइजेशनल ब्यूरो या गवर्नमेंटल ब्यूरो आर पाकिस्तान रेलवे आर पाकिस्तान आर्मी. एंड टास्क कल्चर एग्जिस्ट इन द team work environment like in the matrix structure and like in the software house. अच्छा. And person culture prevail in the fine art galleries and the organization based on the one person key performer. जैसा बैरिस्टर चैम्बर एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आप लिखें. तो एग्जाम्पल भी साथ देंगे. तो ये उसका क्वेश्चन बैंक का 26 है. वो कहता है 8 मार्क्स का है. तो मेरे नज़दीक एक आध आप उसको इंट्रोडक्शन का दे देंगे, बाकी फिर ज़ाहिर है हर हेडिंग के 2, 2.5 या 1.5 मार्क्स होगा. अब आगे चलिए. जब यही सवाल जो है वो आता है पेपर में, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर की डेफिनेशन लिख दीजिए. हैंडी की लिख सकते हैं द वे वी डू द थिंग्स अराउंड हियर, या फिर आप CNS की डेफिनेशन लिख सकते हैं, बड़ी मज़े की है SNJ की, और वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इज़ अ कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड्स विच डिस्क्रिमिनेट या डिस्टिंग्विश वन ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द अदर. बड़ी जेन्युइन डेफिनेशन है, ये आप ले सकते हैं. और उसके नीचे आप यकीनन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के हवाले से लिखेंगे कि दीज आर थॉट, स्टोरीज, नॉर्म्स एंड स्टोरीज शेयर्ड बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद उसने कहा है 6 मार्क्स के लिए फिर ये 2 मार्क्स यहाँ छोड़ दिए. ये 2 मार्क्स का पावर कल्चर, रोल कल्चर एंड टास्क कल्चर. ये ऑटम 16 है. लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा शुरू का मेरा जो लेक्चर है उसके अंदर मैंने एक नेचर चेंज दिखाया था पेपर का, कि पेपर के नेचर में क्या चेंज आया. ज़ाहिर है अब जो है वो बदलना शुरू हो गया. जैसे आप इस सवाल को देखिए, आप ट्रिकी क्वेश्चन है, केस भी नहीं है. केस हो तो ज़रा बड़ा होता है कि अकॉर्डिंग टू द हैंडीज थ्योरी आइडेंटिफाई द कल्चर अमंग द गिवन लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ इट. कि सिर्फ नेम लिखना. उसने कहा ये देखिए ना, उसने कहा आइडेंटिफाई द कल्चर अमंग द गिवन लिस्ट एंड नेम इट. आइडेंटिफाई करो और सिर्फ नेम बता दो. 4 नंबर है, सिर्फ नेम सही लिख दिया तो डन हो गया जी. कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच एम्प्लॉय इन रिकग्नाइज एंड अप्रिसिएशन. एक बंदे का कंट्रीब्यूशन अप्रिशिएट भी किया जाता हो और उसे रिकग्नाइज भी किया जाता हो. कौन सा कल्चर होगा शाबाश? टीम कल्चर. एक बंदे को रोल जाए. अच्छा जी. स्टेटस एंड सिंबल्स देयर आर रिमाइंड द स्टाफ टू देयर प्लेस. कुछ स्टेटस है, कुछ सिंबल है, रिमाइंड कराते हैं कि यार ये बंदा बड़ा अहम है, इसको आपने छेड़ना नहीं है. तो ये क्या है? ये पर्सन कल्चर. सिंबल बड़ी गाड़ी, बड़ा ऑफिस, तो दिस रिमाइंड द स्टाफ डैट कि ये बंदा बड़ा अहम है. अच्छा. पीपल बिलीव डैट इफ दे मीट देयर जॉब रिक्वायरमेंट दे विल स्लोली प्रोग्रेस टू सीनियर पोजीशन. लोग समझते हैं कि अगर वो अपने काम पे डट के लगे रहे ना तो हौली 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 तरक्की करते ऊपर चले ही जाएंगे. कौन सा कल्चर है जी? शाबाश. कौन सा कल्चर है बच्चों? अगर वो जॉब रिक्वायरमेंट मीट करते रहे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉलो करते रहे, तो आहिस्ता 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 कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे. तो आहिस्ता देखिए, अगर तो ये होता है ना टीम कल्चर, टास्क कल्चर, फिर तो तेज़ी से प्रोग्रेस होती कि मैंने 2 इनिंग्स में स्कोर किया, तीसरी में मुझे ओपनिंग भेज दिया जाएगा. ठीक है ना, वहाँ तो तेज़ी होती है. ये स्लो स्लो प्रोग्रेस हो रहा है, तो इसका मतलब ये कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अच्छे खासे कोई लेवल्स हैं. तो ये कोई मल्टी लेयर ऑर्गेनाइजेशन है. और मल्टी लेयर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये स्लो स्लो है ना, आहिस्ता आहिस्ता सेकंड लेफ्टिनेंट आया, फिर लेफ्टिनेंट बना, फिर जनाब वो कैप्टन हुआ. तो इसको हम कहेंगे ये क्या है? ये दिस इज़ व्हाट द रोल कल्चर. बिल्कुल सही. अच्छा. रूल्स आर पुट इन प्लेस ऑफ मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड. जी. जहाँ रूल्स बड़े सख्ती से फॉलो किए जा रहे हो जी, रूल्स सख्ती से फॉलो किए जा रहे हो. कौन सा? शाबाश. रूल्स. ये भी रोल कल्चर है. तो यहाँ पे सम अप कर लेते हैं, एग्जामिनर को भी देख लें. एग्जामिनर कहता है कि ए जो है वो टास्क है, बी जो है वो पर्सन कल्चर है, और सी और डी जो है वो कॉमन रोल कल्चर्स हैं. तो ये ज़रा देखिए, आपने भी यही पहचाना है? आपके ख्याल में भी यही है या आपकी सोच और एग्जामिनर की सोच नहीं मिल रही? क्या ख्याल है? मिल रही है तो फिर जी लिख दे. जी शाबाश.
बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये फिर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इसको, ठीक होगी बात। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी नेक्स्ट सवाल। ये सवाल मैंने ढूंढा है ज़रा डिफरेंट बोर्ड से, यानी आई कैप का नहीं है, ठीक है जी। आप समझ लीजिए यहाँ तो ये सीमा से लिया होगा मैंने, यहाँ ICIWE से जो बॉडी है उसके सवाल से लिया होगा कि बिजनेस लिमिटेड इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल आउटलुक, its structure and managed according to classical principles, specialization, scalar chain of command, unity of command, direction. Person tend to focus on their own tasks which are strictly defined and directed. Communication is vertical rather than lateral, यानी horizontal नहीं vertical communication है। अपना अपना काम करो, दूसरे के काम में पंगा ले नहीं सकते। और जनाब जो तुम्हें चेन ऑफ कमांड आपका स्ट्रिक्ट है। जी बच्चों, फ्रॉम द स्नैरियो आप क्या समझते हैं ये कौन सा कल्चर है यूजिंग हैंडी क्लासिफिकेशन? जी शाबाश। तो ये रोल कल्चर है। तो इसको अच्छा 3 नंबर है तो आइडेंटिफाई भी करना है और रोल कल्चर को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके इसके साथ रिलेट करना है। तो इस तरह के सवाल में ये होता है कि पहला सेंटेंस ये बताता है कि जो मैंने आइडेंटिफाई किया है अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग दिस कल्चर इज़ रोल कल्चर। एक सेंटेंस पहला ये लिखना चाहिए, एग्जामिनर वहीं पे कॉन्फिडेंट हो जाए कि रिकग्नाइज सही हो गया, पहली बात। दूसरी बात ये कि थ्योरी में से थोड़े से सेंटेंस चुरा के लाने होते हैं जो आपने थ्योरी पढ़ी है कि जी सिंस वी नो डैट इन द रोल कल्चर देयर आर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स एंड पीपल हैज़ टू फॉलो देयर रोल अकॉर्डिंग टू हायरार्की एंड स्ट्रक्चर एंड दे शुड बी नॉट दे शुड प्ले देयर ओन रोल फोकस। ठीक है, तो थ्योरी लिखी थोड़ी सी 2-3 लाइन और फिर उसके बाद कहा अकॉर्डिंग इन दिस पर्टिकुलर केस एज वी ऑब्जर्व कि यहाँ स्ट्रिक्ट कमांड है, ये है वो है, इधर से 2 लाइनें मिला के कंक्लूड करना होता है, यानी आपने प्रूव करना होता है। तो प्रूव करने का तरीका ये कि पहला आइडेंटिफाई का स्टेटस, दूसरा थ्योरी का स्टेटस और तीसरा केस स्टडी के कुछ फोकस पॉइंट्स। तो इससे 1 नंबर इसका मिलेगा, 1 नंबर इसका मिलेगा, 1 नंबर इसका मिलेगा, इस तरह 3 नंबर मिलेंगे आपको। क्लियर जी, मेरी बात समझ आ रही है बेटा? पहला आइडेंटिफिकेशन सही कर लिया, 1 नंबर आपका हो गया। दूसरा थ्योरी से कुछ रेफरेंस ऐड किया, 1 नंबर आपका हो गया। और तीसरा ये कि आपने केस स्टडी से कुछ पॉइंट्स निकाले और उनको इसके साथ जम कर दिया, तो 1 नंबर और मिल गया आपको। अच्छा बच्चों, अब जो लास्ट टाइम मैं आपको पढ़ा रहा था तो एकदम से मैं हाँ जी बेटा बिल्कुल अपने वर्ड्स में, कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखना BMBS में अगर कोई बच्चा किताब के एग्जैक्ट वर्ड को मेमोरिंग कर रहा है या मेमोराइज कर रहा है वो मार खाएगा। उसकी वजह ये कि जब 2 थ्योरीज होंगी याद हो जाएगा, जब चैप्टर ऐड होगा बोलना शुरू हो जाएगा, और जब पूरा कोर्स होगा कुछ भी याद नहीं आएगा उसे। और जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट होगा वो अल्फाज खुद ब खुद जोड़ लेगा और पेपर हल करके आएगा और क्वालिफाई भी कर जाएगा। ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, तो नेवर गो फॉर वो कहते हैं क्रैमिंग की तरफ ना जाना। क्रैमिंग से बेहतर है कॉन्सेप्ट पहले कवर करो, कॉन्सेप्ट कवर होगा क्रैमिंग खुद ही हो जानी है। अच्छा, अब बच्चों ये मैं उस दिन भूल गया था, गलती हो गई मेरे से, और मैंने कहा जी 2021 का करंट अटैम्प्ट का सवाल है, वो उधर नहीं था, वो इधर था एक्चुअली, ये वाला सवाल था वो। तो फिर मुझे बाद में ज़रा शर्मिंदगी भी हुई, लेकिन बहरहाल भूल जाता है बंदा, क्या किया जा सकता है। तो मेरे जहन में था उसका है, तो वो शेन का नहीं था, वो एक्चुअली हैंडी का सवाल आया इस दफ़ा। अच्छा, तो ये बच्चों स्प्रिंग 2021 जो रिसेंट अटैम्प्ट है, अब इसका एग्जामिनर सोल्यूशन नहीं आया, वरना मैं शेयर करता आपके साथ। लेकिन कोई नहीं यार, एग्जामिनर सोल्यूशन ना दे तो पेपर में क्या एग्जामिनर का सोल्यूशन होता है जहाँ से हम हल करते हैं। चलो आप लोग हल करो, दोनों कल्चर पढ़ो और बताओ पहला कौन सा और दूसरा कौन सा। मैं भी साथ साथ पढ़ लेता हूँ, मैं पढ़ता हूँ आप भी पढ़ो। जी बच्चों, एक तो मुझे ये जो वर्ड है ना ये क्लियर कर रहा है, ठीक है जी। और ऊपर वाले में मुझे जो चीज़ है वो है ये फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो
ये भी अगर नहीं समझ आ रही तो हम इसके अलावा यहाँ से ले सकते हैं 100 ब्रांचेस इन अ कंट्री। ठीक है जी। अच्छा, क्लियरली डिफाइन रिपोर्ट्स ऑन परफॉर्मेंस डेजिग्नेटेड फंक्शन, ये जॉब डिस्क्रिप्शन टू हेड ऑफिस मंथली बेसिस। ठीक है जी। तो बताइए पहले वाला कौन सा है, फर्स्ट वाला कौन सा है? शाबाश, द फर्स्ट वन इज द रोल कल्चर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं वास। एंड सेकंड वन इज अ टीम कल्चर, बिल्कुल सही है। अब बाकी तो आप कर लेंगे ना एक्सप्लेन। मैंने बताया पहले आपने आइडेंटिफाई का सेंटेंस लिखना है कि मैंने सही आइडेंटिफाई कर लिया है। अब तो देखिए बॉडीज एक दूसरे के सवाल को कैसे पिक करती हैं। ये सवाल लास्ट अटैम्प्ट में मैंने 2 अटैम्प्ट पहले आइडेंटिफाई किया। मैंने कहा यार ये ऐसा सवाल आई कैप बनाएगा, तो इसको मैंने उठाया आई थिंक सीमा के पेपर से, मैंने इधर लेके आया और देखिए कि बिल्कुल वैसा सवाल, बिल्कुल वैसा सवाल जो है इन्होंने बनाया और ऐड इन कर दिया उसके अंदर। तो इस दफ़ा कि आप बिल्कुल वैसे ही, तो पहला देखिए, और नंबर भी मिलते जुलते, 5 मार्क्स हैं, 6 उसके हिसाब से 6 होते हैं, इधर 5 है, तो शायद आइडेंटिफाई करने का आधा नंबर रखा हो उन्होंने, या एक आइडेंटिफाई का एक्सप्लेनेशन का या थ्योरी का थोड़ा रखा हो। तो पहला सेंटेंस मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है, ये सॉरी ये टास्क ऑर्गेनाइज कल्चर है या ये रोल कल्चर है। दूसरा टास्क या रोल कल्चर का एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस वहाँ से कि टास्क कल्चर या रोल कल्चर क्या होता है। और तीसरा इस केस स्टडी से एक आधा जुमला पकड़ के उसके अंदर डाल के लो जी मैंने प्रूव कर दिया। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डन कि सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, अब आ गई बात क्या जी, अब दूसरी बात जो आ गई बच्चों, एक मिनट मैं ज़रा अपना यार इसको लगा लूँ, इसकी बैटरी डाउन होती जा रही है वरना फिर कट ऑफ ही ना कर दे। एक मिनट। अच्छा, दूसरा बच्चों जो है वो क्या है, दूसरा ये है कि जो नेक्स्ट है वो ज़रा पुराना सवाल है और ये सवाल है मुझे क्वेश्चन 25 क्यों है ये, तो आई थिंक मेरे जो नोट्स हैं उसमें 25 होगा, तो सेशन छोड़ दें। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है और बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हैंडी एंड कल्चर चार्ल्स हैंडी आइडेंटिफाई 4 कल्चर्स are found, which of these culture is most likely to exist in the each of the following organization, give reasons। अच्छा, रीजंस भी लिखनी है कि कैसे है, इसका मतलब थ्योरी का रेफरेंस ऐड करके बताना है आपने। यानी 7 नंबर हैं और 6 पॉइंट हैं, तो बताना है कि कौन सा कल्चर कैसे किस तरह प्रिवेल कर रहा है। तो इसका मतलब 2-3 लाइनें तो लिखनी पड़ेंगी आपको। अच्छा, सबसे पहले चले आइडेंटिफाई हो गया तो मैं मान लूँगा आप लिख लेंगे। ए लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर विद 15 डिपार्टमेंट, जानबूझ के उसने 15 डिपार्टमेंट डाले ताकि बच्चा आइडेंटिफाई कर सके। क्या होगा बच्चों, ए का एक बड़ा स्टोर 15 डिपार्टमेंट, रोल कल्चर होगा, बिल्कुल सही। चलो अगला बताओ, ए रेलवे ट्रांसपोर्ट कंपनी, एक रेलवे ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या रूल फॉलो करेगी, रोल कल्चर फॉलो करेगी। चूँकि रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे, एक ट्रैक पे 2 ट्रेनें आई और टक्कर हो जानी है। अच्छा जी, फर्म ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट स्पेशलाइज इन डिज़ाइन फॉर स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग्स, जी आर्किटेक्ट, जी शाबाश, बिल्कुल ठीक है। इसमें 2 हो सकते हैं बच्चों, या तो ये आप इसको पावर कल्चर कह सकते हो, छोटी फर्म है, ठीक है, ये भी हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो पर्सन कल्चर भी कह सकते हो, चूँकि यहाँ स्किल्स चल रही हैं, एक बंदे की स्किल्स चल रही हैं, बाकी सारे उसको जो है वो फॉलो कर रहे हैं, तो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, पावर भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा मुआज, बेटा आपने इसको टास्क क्यों डिक्लेयर कर दिया? देखिए ना, द फाउंडर ऑफ द फर्म इज़ अ सीनियर आर्किटेक्ट, जो फर्म का फाउंडर है वो सीनियर आर्किटेक्ट है। देयर इज 6 अदर जूनियर आर्किटेक्ट, तो 3 छोटे आर्किटेक्ट भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक मेन आर्किटेक्ट है, तो यहाँ तो देखिए छोटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, 7 तो बंदे हैं टोटल बेटा, तो 7 बंदे हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है? ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। तो ये यहाँ तो पावर कल्चर लिखोगे, यहाँ इसे आप पर्सन कल्चर लिखोगे, ज़्यादा चांस पावर का है लेकिन पर्सन भी चल जाएगा। अच्छा, ए सॉफ्टवेयर कंपनी का कल्चर कौन सा होगा? डी ऑप्शन है,
टास्क कल्चर, टीम कल्चर बिल्कुल सही है, टास्क ही लिखें, टीम कल्चर ना लिखिएगा, क्योंकि टीम कल्चर कोई है ही नहीं नोमेनक्लेचर में, टीम का कल्चर टास्क है, ठीक है। अच्छा, ए स्कूल प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन, एक स्कूल है, रोल कल्चर, ताकि कोर्स को डेविएट ना कर दे, वरना मसला पड़ जाएगा, अगर कोर्स आगे पीछे कर दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं इसके साथ ये एग्ज़ामिनर का आंसर भी भेज देता हूँ, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये एग्ज़ामिनर आंसर आई विल सेंड यू, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आज का लेक्चर का टाइम भी हो गया, कल इंशाल्लाह करेंगे हॉफस्टेड का कल्चर। तो आज के लेक्चर के हवाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर 1 से लेके 100% तक रैंक की जाए तो कहाँ जाएंगे आप? शाबाश, वेयर यू स्टैंड? शाबाश, 100% हसान, मुआज 100%, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सो बच्चों, इसको डन कर लेते हैं। तो याद रखना, मेरा BMBS का रिज़ल्ट जो है वो 90% तक भी आता है, तो आपने प्लीज़ लूज़ नहीं करना, बिकॉज आई जनरली रिटेन लेस स्टूडेंट इन माई क्लास। जनरली मेरे पास कम स्टूडेंट होते हैं, लेकिन मेरे स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, चूँकि मैं पेपर बेस पढ़ाता हूँ और मैं पास पेपर साथ डिस्कस करके काम ख़त्म करता हूँ। और मैं सिर्फ ये पेपर नहीं कराता, मैं साथ सीमा के और कम्पिटिटिव बॉडी के जितने पेपर होते हैं उनको मैं कंसल्ट करके पढ़ाता हूँ। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने इसको क्वालिफाई करना है पहली अटैम्प्ट में। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आई एम श्योर कि आपको फिर अगर कोर्स चेंज भी हो गया तो आपको IB का पेपर नहीं देना पड़ेगा, यानी आपको I2B वाला पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, जो निचले लेवल पे जाके फिर देना पड़ेगा। और अगर आप ज़रा क्विक मोड में काम करें तो इस तरह आप मेरे ख्याल में 4, 5, 6 अगर ले रहे हो तो कोशिश करो कि अभी तो ये 2023 में चला गया जो नया कोर्स है, तो आप उससे पहले क्वालिफाई कर जाओ। कम से कम अगली 2 अटैम्प्ट पड़ी हुई हैं आपके पास इसी कोर्स के साथ क्वालिफाई करने के लिए। एवं लोगों ने फॉरवर्ड आके ना हमारे BMBS के बच्चों को भगा के तो उसमें डाल दिया उन्होंने, जो है मेरा हाल है कैफ 6 में ले गए वो। तो वो कैफ 6 में ले तो गए, बट थिंग इज़ दिस के हमारे